आज शुरू होने वाला है रिफ्रैक्शन का चैप्टर नंबर 1, रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 1। पहले से हम लोग रिफ्लेक्शन का जो भी लेक्चर जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन का एक भी क्वेश्चन जो होता है मिरर फॉर्मूला के ऊपर या फिर मैग्निफिकेशन के ऊपर वो हम लोग बस नहीं देखे हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन करवा लेंगे, लेकिन हमको रिफ्रैक्शन शुरू करना है पहले, ठीक है। और इसको शुरू ही कर लेते हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन और रिफ्लेक्शन वाला जो क्वेश्चन होगा सबको साथ में ही करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, रिफ्रैक्शन में कुछ ही टाइम के बाद, मतलब एक लेक्चर के बाद कुछ ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा जो करने लायक होगा। उसको अगर हम नहीं करते हैं, जो स्नेल्स लॉ होता है उसको अगर हम नहीं करते हैं, ठीक है, तो बहुत कुछ हमको समझ में नहीं आएगा, फिर वो भूल भी सकते हैं, ठीक है। इसीलिए पहले हम लोगों को इसका क्वेश्चन कर लेना होगा। तो एक या दो क्वेश्चन कर लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन में तो सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन बोलते किसको? जैसे रिफ्लेक्शन के बारे में आप क्या जानते थे कि लाइट रेज इस पे आया, टकराया और फिर बाउंस बैक मतलब कि यहां से टकरा करके वापस चला गया, तो इस चीज को रिफ्लेक्शन हम लोग बोल रहे थे, है ना। वो एक ही मीडियम में हो रहा था, मतलब कि अगर एयर में लाइट रेज आया और ये जो बोर्ड रखा हो वो एयर में ही रखा हुआ है, ठीक है, यही मीडियम में रखा हुआ है। क्या पानी में रख दिए हैं बोर्ड को? नहीं, ठीक है, यहीं पे इसी जगह से बाउंस बैक मतलब कि इसी जगह टकरा करके वापस चला गया, इसको रिफ्लेक्शन बोलते थे। लेकिन रिफ्रैक्शन जो है वो बोला जाता है दो अलग अलग मीडियम में कम से कम ये लाइट रेज को जब ट्रेवल करवाएंगे, ठीक है, तब यहाँ पर एक बेंडिंग देखने को मिलता है और इसी बेंडिंग को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक पेंसिल को अगर आप एक वाटर मतलब ग्लास जो जिसमें वाटर रखा हुआ है, पेंसिल को जब रखते हैं और देखते हैं इधर से तो लगता है ऊपर से यहाँ तक पेंसिल ठीक है, और यहाँ से लगता है थोड़ा सा कट करके ऐसे पार्ट इधर आ चुका है, ऐसा लगता है। वहां पर लगता है कि पेंसिल जो है मुड़ चुका है पानी में जिस जगह पे इंटर कर रहा होता है, ठीक है, जिस जगह पे मीडियम चेंज हुआ है एग्जैक्ट उस जगह को हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। जिस जगह पे मीडियम चेंज होता है उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरफेस बोलेंगे, याद रहेगा, ठीक है। तो जब एक मीडियम से लाइट रेज दूसरा मीडियम में जाता है और उस वजह से जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, तो रिफ्रैक्शन के बारे में बोलता है कि द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ द टू डिफरेंट मीडियम, ठीक है। और ये होता किस वजह से है? तो बुक हमारा जो है इसका रीजन लिखता है स्पीड ऑफ लाइट जो है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, इसीलिए इसका बेंडिंग हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद फिर इसका एक और रीजन दिया जाता है ऑप्टिकल डेंसिटी, जो कि स्पीड ऑफ लाइट पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये सब जो टर्म आने वाला है नया चीज, ठीक है, वो हम लोग को पढ़ना है। तो फिलहाल 3 पॉइंट जो अभी रिफ्लेक्शन के बारे में बोल रहे हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में डायग्राम ड्रॉ करके समझेंगे कि इसमें इंसिडेंट एंगल जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। मुंह से मेरा भी कितना बार इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन निकल जाएगा, लेकिन बोलेंगे तो उसको रिफ्रैक्शन समझना, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में समझेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें दो अलग अलग मीडियम जो पढ़ाएंगे, तो उसमें एक मीडियम को रेयरर बोलेंगे और दूसरा मीडियम को डेंसर बोलेंगे। रेयरर मतलब क्या होता है और डेंसर मतलब क्या होता है? जहां पर लाइट का स्पीड ज्यादा होगा उस मीडियम को रेयरर मीडियम बोलेंगे, और जहां पर लाइट का स्पीड कम होगा उस जगह को डेंसर मीडियम बोलेंगे। इसको याद कैसे रखेंगे? तो जब हम कहीं मानो बाइक चला रहे तो इधर बाईपास में अच्छा खासा स्पीड चलाते हैं, बाईपास में अच्छा खासा स्पीड चलाते हैं, क्या ये डेंस जगह है? मतलब यहाँ पर ज्यादा लोग हमको मिलता है, बाईपास में नहीं मिलता, इसीलिए हम स्पीड ज्यादा चला पाते हैं। जैसे हम मार्केट साइड एंट्री लेंगे, है ना, तो वहां पे डेंस पॉपुलेशन, वहां पे डेंसर एरिया है, मतलब ज्यादा लोग रह रहे हैं, है ना। तो जैसे वहां पर बाइक जाएगा तो क्या मेरा बाइक का स्पीड कम होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसका मतलब है कि डेंसर में लाइट का स्पीड भी कम होता है और रेयरर में लाइट का स्पीड भी ज्यादा होता है। याद रख लोगे ऐसे करके, ठीक है। डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम और रेयरर में लाइट का स्पीड ज्यादा, याद रखोगे। अच्छा, क्लास टेंथ के हिसाब से हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर में सिर्फ एक ही तरह के ये लाइट के कलर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जब लाइट का कलर अलग अलग कर देंगे ना तो वेवलेंथ चेंज हो जाता है, उसके वजह से काफी कुछ चेंज हो जाता है,
समझ गए? तो हम लोग इस चैप्टर में मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में पढ़ते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब मोनो मतलब एक, क्रोम मतलब कलर, ठीक है, लाइट उधर समझ ही रहे हो, मतलब कि एक ही कलर के लाइट के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। वो किसी भी एक तरह का सोच सकते हैं, ठीक है, कोई रेड कलर का लाइट सोच सकता है, कोई ग्रीन कलर का लाइट सोच सकता है, कोई व्हाइट कलर का लाइट सोच सकता है, उससे कोई फर्क, व्हाइट कलर का लाइट नहीं सोचना है अभी, ठीक है, वो प्रीज में जब पढ़ाएंगे तब सोचना है, ठीक है। ऐसे कर करके कोई भी एक कलर के लाइट के बारे में हम लोग सोच लेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। ये नहीं कि सर यहाँ पर एगो मीडियम है ना, तो यहाँ पर हम जब डाल रहे थे, मानो यहाँ पे एक ग्लास रखा हुआ है, ग्लास, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जानते हो जी? ग्लास स्लैब क्या होता है? जैसे पेपर वगैरह को ऑफिस में या फिर कहीं पर ऑफिशियल जगह पे पेपर वगैरह को मतलब कि ढकने के लिए नहीं, उसको उड़ ना जाए उसको रोकने के लिए एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड ग्लास रहता है ना, एक ग्लास रहता है, ऐसे करके रख दिया जाता है, उसी चीज को बोलते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अच्छा, उसमें अगर जो हम लेजर लाइट मारेंगे तो वहां पर दिखेगा कि अच्छा यहां से यहां तक लेजर लाइट आया और उसका थोड़ा सा बेंड होकर के इधर गया। क्यों? क्योंकि पहले लाइट चल रहा था किसमें? एयर में, और उसके बाद वो ग्लास वाला पार्टिकल में, ग्लास वाला ऑब्जेक्ट में इंटर किया, तो उस टाइम पे फिर से क्या मीडियम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? मीडियम चेंज हुआ, इसलिए वहां पर फिर से बेंडिंग दिखाएगा, ठीक है। तो वहां पर समझाएंगे हम लोग कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साइन के साथ अगर ले लेते हैं, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेंगे और दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो जितना बार भी वो रेज उसके ऊपर इधर से एंगल चेंज वगैरह करके डालते रहेंगे ना, हर बार आंसर सेम आएगा। तो ये हमारा बनता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन नंबर 2। तो पहला क्या था? पहला लॉज रिफ्रैक्शन का वही था जो रिफ्लेक्शन में था। कौन सा? एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? नहीं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड, यहां पर क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, ये चीज बोलेंगे यहां पे, ठीक है। तो वही वाला रूल यहां पर भी है। अच्छा, सेम प्लेन वाला जो कहानी था वो समझा दिए थे कि क्या होता है, ठीक है, समझ गए थे वहां पे। अब यहां पर बस हम लोग को एक जो एक्स्ट्रा लॉ पढ़ना है, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं उसको, कौन सा? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो जब भी लेंगे तो वो इक्वल होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा, ठीक है, हर बार सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। जब दो एक मीडियम, दोनों मीडियम को हम लोग अगर फिक्स कर लें, इसमें लाइट रेस पहला दिन डाले, दूसरा दिन डाले, तीसरा दिन, हर बार इसका सेम आएगा। तो सब चीज को बोर्ड पे लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर से एक बार समझ लेते हैं, साथ साथ में लिखते जाओगे तुम लोग। चलो यहां देखते हैं, दो बार हम यहाँ पे अलग अलग बार रिफ्लेक्शन दिखाने वाले हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन दिखाने वाले हैं। देखो यहां से एक मीडियम ये है, यहाँ पे क्या है, इधर एक बोले मीडियम 1, इसको बोल दिया मीडियम 1 और इसको बोल दिया मीडियम 2। अब तुम लोग को बताना है कि मीडियम 1 जो है और मीडियम 2 जो है, इसमें से डेंसर कौन और रेयरर कौन, ठीक है, क्या है? पहले से कैसे बता सकते हैं? जब तक लाइट रेज नहीं जाएगा ना तब तक नहीं बता पाएंगे ये चीज, ठीक है। चलिए यहां से लाइट रेज यहां डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये लाइट रेज ऐसे कायदे से इसको इधर चल जाना चाहिए था कि नहीं चल जाना चाहिए था, है कि नहीं? लेकिन ये इधर नहीं जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग मीडियम में है, तो या तो इसका स्पीड ज्यादा होगा या फिर इसका स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको इसे बेंड कर देता है, इधर बेंड किधर हुआ है? नॉर्मल की तरफ। किधर बेंड हुआ है? नॉर्मल। ये जा रहा था इधर, लेकिन इसको नॉर्मल की ओर बेंड कर दिया, ठीक है। जब भी देखना कि नॉर्मल की ओर बेंड हुआ है तो पक्का ये डेंसर मीडियम होगा। पक्का ये कैसा मीडियम होगा? डेंसर मीडियम होगा। तो मीडियम 1 रेयरर था और मीडियम 2 डेंसर था। क्लियर है? रेयरर और डेंसर एक कंपेयर का चीज है, ध्यान रखना। रेयरर और डेंसर कंपेयर का चीज है। कोई ये बोल दे कि बताओ ये एयर जो है रेयरर मीडियम है कि डेंसर मीडियम, तो पहले तुम पूछ लेना उससे कि एयर को किससे कंपेरिजन आप कर रहे हैं। ऐसे 95% केस में जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें एयर जो है रेयरर मीडियम होता है, ठीक है। अब हाँ, ये चीज जब तुम बोल रहे हो तो ये भी बता दे कि इस चैप्टर के अंदर जब हम एयर बोलेंगे तो उसको वैक्यूम ही समझना है, वैक्यूम बोलेंगे तो एयर भी समझना है, ठीक है। क्योंकि दोनों के बीच का बहुत छोटा सा अंतर है जो कि 10th में हम लोग लेकर के नहीं चलते। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
वैक्यूम का 1 होता है और एयर का 1.000 समथिंग होता है। हाँ, ऐसे करके। तो इसके वजह से हम लोगों को एयर और वैक्यूम दोनों को अलग अलग नहीं मानना इस चैप्टर में, दोनों को सेम ही मान करके इस चैप्टर में पढ़ना है। अच्छा, तो ये मीडियम 1 और यहाँ क्या है मीडियम 2। मीडियम 2 में क्या हुआ, ये इसको दबाया, किधर की ओर दबा दिया है, नॉर्मल की ओर दबा दिया है, यानी कि इधर क्या है, डेंसर है। तो ये कहां से कहां गया था जी, रेयरर से डेंसर गया था। मतलब मीडियम 1 जो है ये क्या है, रेयरर है, और मीडियम 2 जो है वो क्या है, डेंसर मीडियम है। क्लियर है यहां तक? चलिए यहां आते हैं। ठीक है, इसको कायदे से इधर इधर चलते चला जाना चाहिए था, है कि नहीं है? अरे बोलो, इसको इधर चलते चला जाना चाहिए था, लेकिन ये जानते हो इधर भाग गया, इधर भाग गया। इसका क्या मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना बड़ा हो गया। ठीक है, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। किसके हिसाब से हम लोग बोल पाते हैं? नॉर्मल के हिसाब से। तो ये वाला तो रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्लियर है? इसके ऊपर भी सवाल आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया है और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे दिया, और एक और आएगा रेक्टेंगुलर ग्लास वाला पढ़ाएंगे तो उसमें पूछ रहा है कि कौन जो है सही तरीके से लिखा हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंट सही तरीके से करवाया गया या रिफ्रैक्शन सही तरीके से करवाया गया, या फिर ये पूछा हुआ है कि कौन दोनों में से सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करवाया गया। तो अच्छा, यहाँ पर अगर हम एंगल आई लिख देंगे तो ये गलत होगा कि नहीं होगा, ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, इधर एक मीडियम था, जैसे इसमें ट्रेवल है ना तो पूरा लाइट रेस इधर भाग रहा है, पूरा लाइट रेस पूरा एकदम बिंदास हो गया, एकदम हमको दूर भागना है। किससे? नॉर्मल से। नॉर्मल से यहां एकदम इसका सीधा था, इधर चल जाता तो बोल देते नॉर्मल की ओर जा रहा है, और इधर बोल देते तो बोल रहे हैं कि नॉर्मल से दूर जा रहा है, यानी अवे जा रहा है। जब भी नॉर्मल से दूर जा रहा है, इसका क्या मतलब है? इधर रेयरर मीडियम, इधर कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होता है कि नहीं होता? रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है यहाँ पे? चलिए, तो यहां पर मीडियम 1, इधर वाला फिर से हम बोल देते हैं मीडियम 1, इधर को बोल देते हैं मीडियम 2। तो मीडियम 1 जो है इस बार क्या हो गया है? डेंसर, और मीडियम 2 जो इस बार क्या हो गया है? रेयरर हो गया। अब एक चीज तो यहां से समझ गए हैं कि जब रेयरर से डेंसर जाते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है। क्या बोल रहे हैं? रेयरर टू डेंसर, क्या बोलेंगे? टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। एकदम रट करके रखना इसको। ठीक है, अब यहां पे डेंसर टू रेयरर अगर बोला जाए, डेंसर टू रेयरर, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर भागता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये दोनों पॉइंट एकदम अभी तक जो आया है, ये दोनों पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक इतना में जो आया है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही दोनों। अच्छा, रिफ्रैक्शन किस वजह से दिखता है? तो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट की वजह से दिखता है ना। रिफ्रैक्शन में जो बेंडिंग हो रहा है किस वजह से हो रहा है? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, है ना। दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगा, क्योंकि रेयरर में जो है वो पूरा खुला खुला सा है तो स्पीड ज्यादा रहता है, लेकिन डेंसर में, डेंसर नाम ही आया, इससे क्या समझना है कि थोड़ा सा डेंस है, मतलब इसमें ज्यादा कुछ मिला हुआ है, ऐसा समझना है। ठीक है, तुम ही सोचो ना, ऐसे समझो कि एयर के सामने अगर जो हम तेल रख दे, एयर के सामने क्या रखे? तेल। अब ये पूरा एग्जैक्टली सही हम नहीं बता रहे, लेकिन अभी फील करने के लिए, अच्छा पानी ज्यादा डेंस है कि तेल ज्यादा डेंस है? तेल ज्यादा डेंस है। इस चैप्टर में वो सब अलग हो जाएगा, मतलब पहले डेंसिटी के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। गाढ़ा ज्यादा कौन है? हम लोग को अगर जो तैरने को बोल दिया जाए तो ज्यादा आसानी से हम लोग किस में तैर पाएंगे? पानी में कि तेल में? अच्छा, तेल में ज्यादा एनर्जी लगेगा कि नहीं तैरने में, है ना, क्योंकि वो ज्यादा गाढ़ा है। या चलने में भी अगर हमसे बोल दिया है तो ऐसे ऐसे कर कर पूरा पैर लेकर के चलेंगे, ज्यादा गाढ़ा होने की वजह से। लाइट रेस को भी वैसा ही होता है। लाइट रेस के लिए जो रेयरर है और जो डेंसर है, इसी वजह से बनाया गया है कि जिस जगह में इसको चलने में तकलीफ होता है उसको डेंसर बोलते हैं। मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट अगर कम हो जाता है उसको क्या बोल देते हैं? डेंसर मीडियम। और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहता है उसको क्या बोलते हैं? रेयरर मीडियम। ठीक है, और इसका आप कुछ देर में डेंसिटी वगैरह पढ़ने वाले हैं, जिसको ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं।
ठीक है, एक टर्म हो गया तुम्हारा। ठीक, लिख लो। चलो यहां पे अब लेते हैं केस 1। केस 1 समझते हैं। केस 1 में है कि जब लाइट रेज रेयरर से डेंसर जाएगा तो क्या होगा, और जब लाइट रेज डेंसर से रेयरर जाएगा तो क्या होगा। अच्छा, वो यहीं पे बता दिए, रेयरर से कहां जा रहा है, डेंसर, और यहां पर दे दिए डेंसर से कहां जा रहा है, रेयरर। तो एक दो पॉइंट और इसी में मिला करके लिख ही देते हैं। ठीक है, दो अलग अलग केस बनाने का हमको जरूरत नहीं है। अच्छा, यहां पर ये चीज देखने को मिल रहा है, यहां का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब हम लोग ये याद रख लेंगे कि जब रेयरर और डेंसर की बात आए तो जो रेज रेयरर वाला जो इंसिडेंट रे होगा, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा होगा, ठीक है, वो बड़ा होगा। रेयरर में जो रेज होगा उसका नॉर्मल के साथ एंगल बड़ा होगा। तो रेयरर में ये जो कौन सा रेज है, इंसिडेंट रे, रेयरर में कौन सा ये है, इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है इसको क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये तो बड़ा होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। या सीधा सीधा ध्यान में रखना है कि एंगल आई जो है एंगल आर से बड़ा होता है, कब, रेयरर से डेंसर में जाता है तब। या कॉन्सेप्चुअल अगर याद रखना है तो उसको ऐसे याद रखेंगे कि लाइट रेज वैसा रे जो रेयरर में है और एक रे जो डेंसर में है, दोनों का नॉर्मल के साथ एंगल बना लेते हैं, और दोनों में से जो रेयरर में होगा उसका एंगल ज्यादा बड़ा होगा। देखो अब यहां पे ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है। डेंसर कौन है, ये वाला, और रेयरर कौन है, ये वाला है जी, है ना। अब दोनों में से ज्यादा बड़ा एंगल किसके पास होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाला। क्यों ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ये रेयरर में है। क्यों बड़ा हो रहा है, क्योंकि ये रेयरर वाला एंगल, अभी बता रहे थे यही चीज ना, कॉन्सेप्चुअल अगर याद रखना है तो कैसे याद रखोगे कि रेयरर वाला जो एंगल होगा वो ज्यादा बड़ा होगा और डेंसर वाला जो एंगल होगा वो छोटा होगा। तो डेंसर वाला इस बार एंगल कौन बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रेयरर वाला कौन सा बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें लिख देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन इसके ऊपर बनाया जाएगा, जो कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ने वाले हैं, उसमें दिखेगा पूरा का पूरा चीज। ठीक है, हमारा नोट्स में भी ये चीज लिखा हुआ है कि जिधर एंगल ज्यादा उधर स्पीड ज्यादा, मतलब रेयरर मीडियम। क्या बोल रहे हैं, जिधर एंगल ज्यादा उधर मीडियम, अरे मीडियम ज्यादा बोलते हैं, उधर स्पीड ज्यादा, और स्पीड ज्यादा तो रेयरर, है ना। तो एंगल ज्यादा किधर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जिधर इंसिडेंट रे है उधर स्पीड ज्यादा है, और उधर स्पीड ज्यादा है तो वो रेयरर मीडियम है। अच्छा, इन दोनों में इस बार एंगल किस में ज्यादा दिख रहा है, रिफ्रैक्शन वाला दिख रहा है। तो रिफ्रैक्शन वाला अगर एंगल ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब इधर स्पीड ज्यादा है, इधर क्या है, स्पीड ज्यादा, और स्पीड ज्यादा तो रेयरर मीडियम इधर हो गया। समझ गए, ये पॉइंट लिख लो, जिधर, लिख लो जल्दी से, जिधर एंगल ज्यादा उधर स्पीड ज्यादा, मतलब रेयरर मीडियम। लिखो जी, बोल तो दिए, लिख दी, लिख दी, जिधर एंगल ज्यादा, हाँ, जिधर एंगल ज्यादा उधर स्पीड ज्यादा। स्पीड किसके बारे में, लाइट का स्पीड होगा, है ना, उधर स्पीड ज्यादा मतलब रेयरर मीडियम। ठीक है, हाँ, पहले ही लिख देना था कि स्पीड ज्यादा मतलब रेयरर मीडियम, वो तो कितना बार बोल दिया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हर साल मतलब क्या ही बताए इसके बारे में, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में भी घुसा देता है। समझ गए, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसका PYQ जब देखोगे ना तो सबसे ज्यादा सवाल तुमको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से मिलता जुलता दिखेगा। ठीक है, एक देखो अब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता क्या है, ये यहां से ऐसे, घर में जाकर के पेंसिल से इसका डायग्राम बना लोगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पे एक नॉर्मल खींच देते हैं,
ठीक है। नॉर्मल खींच दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक रे आ रहा है, देख लो इधर, देखो एयर से ट्रेवल करते हुए एक रे पहुंचा और इधर ग्लास, इधर कौन सा है, कौन है, इधर ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब बोल रहे हैं, मतलब ये ग्लास वाला मीडियम हो गया, तो ये मीडियम 1 था मतलब, और ये दूसरा मीडियम आ गया, ठीक है। और एयर जो है वो ग्लास से रेयरर है और ग्लास जो है वो डेंसर है, ठीक है, ये हम लोग को मालूम है। तो इस ये जो है लाइट रे, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा कि टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, बोलो, ये डेंसर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, अरे बोलो डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल चला गया। हालांकि इसको जाना किधर चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, है कि नहीं है, लेकिन ये इधर आ गया, किधर आ गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अब यहां तक पहुंच गया, फिर यहां पर टकराएगा, और फिर इधर क्या है, एयर है, फिर इधर क्या है, एयर है, ठीक है। इसका अब देख लेते हैं नॉर्मल ड्रॉ करके, अब क्या होगा, डेंसर से कहां आएगा, रेयरर में, डेंसर से रेयरर आएगा तो क्या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, चलिए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भेज देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा गलती हुआ है, इसको जाना चाहिए था इधर, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जा करके ऐसे जा रहा है, समझ गए, ये क्या हुआ है, तो इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या है, हेलो, इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे, और फिर इधर बाहर निकला तो इसका नाम ही अब पूरा एग्जैक्ट चेंज हो गया, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, क्या बोलते हैं इस रे को, इमरजेंट रे, ठीक है। तो इमरजेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहे हैं इसको एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, और वही वाला एंगल यहां पर भी होता है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। कुछ नाम भी दे देते हैं, जैसे ये लाइट रेज का नाम था ए, इस पॉइंट पे आया तो हो गया बी, ए बी, तो ए बी कैसा रे है, इंसिडेंट रे है, फिर बी से इस पॉइंट तक आ गया सी, ठीक है, तो बी सी जो है रिफ्रैक्टेड रे है, और सी से इस पॉइंट पे आ गया डी, तो सी डी क्या है, इमरजेंट रे है, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं एन, और ये वाला नॉर्मल जो है इसको बोल देते हैं एन डैश, दो नॉर्मल है, दोनों पे एन और एन डैश, ठीक है। अच्छा, ये जो ए बी है ये बढ़ते 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 यहां तक चलाया, इसको हम लोग बोल दे देते हैं ई, या कोई भी एक नाम दे देते हैं, बस नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, ये जो असल में अगर इंसिडेंट रे बेंड नहीं होता तो वो कहां जाता जी, यहां जाता, लेकिन यहां पर बेंड हुआ, फिर यहां पर बेंड हुआ, जिसके वजह से दोनों के बीच में एक दूरी आ गया है, दोनों के बीच में क्या आ गया, एक दूरी, और इस दूरी को बोलते हैं डी, इस स्मॉल डी लिखे हैं, और ये कैपिटल डी है, दोनों अलग अलग चीज है, इस दूरी को क्या बोलते हैं, डी, स्मॉल डी, और इस स्मॉल डी का पूरा नाम है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इस स्मॉल डी का पूरा नाम क्या है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, स्पेलिंग सही लिख लोगे इसका, उधर हो गया वैसे, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, यहां तक सही है, ठीक है। अच्छा, अब पूछा जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे, ये कौन सा रे आ रहा था, इंसिडेंट रे, और ये कौन सा है, इमरजेंट रे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, तो द डिस्टेंस बिटवीन इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड एज डी, ठीक है। तो हो सकता है डी ना कहीं कहीं यहां पे दिखा दे, तो तुमको समझना है वहां पे गलत दिखा रहा है, बोलो, अरे क्वेश्चन में तो ऐसे बोलेगा ना, यहां भी डी दे दिया, यहां भी डी दिया, यहां डी दे दिया, तो तुमको समझना लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, ठीक है। ए बी सी डी कहीं कहीं नंबरिंग कर दिया तो पूछेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहां है, तो ये जो इमरजेंट रे है और जो इंसिडेंट रे यहां से आ रहा है, यहां से, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसके बारे में बहुत सारा जो क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल्स होगा, वो ऊपर के क्लास में होगा, लेकिन हम लोग को बस इसमें ये समझ लेना है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहां का है, समझ गए कि नहीं समझ गए, चलिए। तो यहां जो आई है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां आर है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां जो ई है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ
एंगल ऑफ इमरजेंस, इसको क्या बोले? एंगल ऑफ इमरजेंस। अब एक चीज और समझते हैं, क्या ये रेयरर मीडियम था और ग्लास डेंसर मीडियम था? रेयरर, और ये ग्लास क्या था? डेंसर। अच्छा, तो कौन सा बड़ा होगा? आई बड़ा होगा कि आर बड़ा होगा? आई बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा? आई आर से बड़ा होगा। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में जब भी बात करें तो आई जो है वो बड़ा होगा आर से, जो कि यहां पर फर्स्ट रूल में पढ़े। ठीक है, रेयरर से डेंसर जाएंगे तो आई जो है वो बड़ा होगा। ठीक, अब सुनो, यहां डेंसर से कहां आ रहे? फिर से रेयरर। डेंसर से कहां आ रहे? फिर से रेयरर में। तो आर जो है इस बार छोटा होगा और फिर आई जो है फिर से ई फिर से बड़ा, क्योंकि ई जो एंगल बन रहा है वो रेयरर मीडियम में बन रहा है, और एंगल जो रेयरर मीडियम में बनेगा वो बड़ा एंगल होगा। बोलो, रेयरर मीडियम में जो भी एंगल बनेगा वो कैसा कैसा एंगल? बड़ा एंगल होगा। ठीक है, तो एंगल ई भी जो है वो आर से बड़ा होगा। अब एक बात सुनो, जो अभी तक इसमें नहीं देख पाए होगे, वो एंगल आई जो होता है वो लगभग बराबर होता है एंगल ई के। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस लगभग बराबर होता है एंगल ऑफ इमरजेंस के। तो इससे एक जो की कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा है उसको हम लोग को याद रखना है कि एंगल आई जो है वो लगभग बराबर या अप्रोक्स ही होता है किसका? एंगल ई के, और ये दोनों बड़ा होता है किससे? एंगल आर से। ठीक है, यही है इसका, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यही है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का मेन कॉन्सेप्ट यहां पे, समझे? इसी से क्वेश्चन बनाया जाता है। टेबल वगैरह दे देगा, यहां पे आई लिख देगा, यहां पे आर लिख देगा और यहां पे ई लिख देगा, समझ गए? और ऐसे ऐसे कर करके तुम्हारा टेबल दिया हुआ रहेगा, सबका एंगल लिखा हुआ रहेगा, बोलेगा कौन सा ऑप्शन में एंगल गलत लिखा हुआ है, समझ गए? तो तुमको इसी से डिफरेंशिएट करना है कि आई जो है आर से बड़ा है कि नहीं, आई और ई लगभग बराबर है कि नहीं इस टेबल में। ठीक है, एक पीवाईक्यू में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, एक क्या बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन टेबल वाला एक क्वेश्चन मिलेगा, समझ गया? और वो टेबल वाला जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, समझ गए? क्योंकि टेबल में पूरा सब कुछ सही तरीके से लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में दे देना चाहिए था कि ऑल ऑफ दिस, मतलब सब सही है, समझ गए? लेकिन ऑल ऑफ दिस नहीं दिया हुआ है, तो वहां से बस हम लोग को क्वेश्चन समझना है कि कैसा क्वेश्चन आता है। छाप दीजिए, इसका ऊपर में केस 1 हेडिंग नहीं, इसका हेडिंग लगेगा रिफ्रैक्शन इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यहां पर एक चीज और, जैसे अभी इसको जब पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि रेयरर और डेंसर एक कंपेयर क्या चीज है। अच्छा, तो जब एयर है यहां पे लिखा हुआ और यहां क्या है? वाटर है, तो इसमें से कोई एक रेयरर होगा और दूसरा डेंसर होगा। अगर यहां पर वाटर है और ग्लास है, ठीक है, इसमें भी कोई एक रेयरर होगा और एक डेंसर होगा। एयर जो है वो रेयरर मीडियम होगा। जब भी एयर किसी के सामने आया तो एयर क्या हो जाएगा? रेयरर, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा लाइट का स्पीड मैक्सिमम क्या पढ़े हो? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहां होता है? वैक्यूम में। और इस चैप्टर में हम लोग वैक्यूम को एयर ही बोलते हुए पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए एयर हमेशा क्या बन जाएगा इसमें? रेयरर। और एयर के सामने क्या है? वाटर है, तो ये क्या हो गया जी? डेंसर मीडियम। अच्छा, वाटर और ग्लास में सर इसमें तो नहीं अंदाजा लग पाएगा, ठीक है? तो हम अभी बता देते हैं, वाटर में जो है, वाटर जो है वो रेयरर मीडियम है और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है, क्योंकि इसका आप कुछ देर में पढ़ने वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कम होता है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। इसका 1.33 होता है, इसका 1.5 होता है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसी का होगा जिसमें स्पीड कम होगा। फिर से, जिसमें स्पीड कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिसमें स्पीड कम होगा वही डेंसर होगा। ये सब चीज याद रखना है, ठीक है? चलिए मिटा देते हैं इसको, ठीक है? लिख लो अपने मन से अब, ठीक है? ये वाला पार्ट चलो जल्दी से समझ लेते हैं इसको भी। ये वाला पॉइंट पहले से हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में देख चुके थे। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस। इंटरफेस इसको बोल रहे हैं
जिस वो बॉर्डर लाइन पे इधर अलग मीडियम और इधर अलग मीडियम हुआ, उस बॉर्डर लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरफेस बोलेंगे। बात कर चुके इसके बारे में। तो इसी इंटरफेस पे फॉर द गिवन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, मतलब दोनों मीडियम कैसा है? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इन्हें कि कल एक बच्चा पूछ दिया हमसे कि सर वुड में हो सकता है, तो वुड ट्रांसपेरेंट मीडिया है जी, ठीक है, तो उसमें कैसे ये सब हम लोग सोच सकते हैं? ठीक है, ऑल लाइन द सेम प्लेन, सब किसमें? सेम प्लेन में होगा। बता चुके थे सेम प्लेन क्या चीज होता है, ठीक है, एक पेज वगैरह, एक पेज दिखा करके है ना। वैसे अभी तक तो हम लोग बस ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं सर, तो इसी जगह से फिर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, जैसे कि इधर ना होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, उधर तो रिफ्लेक्शन दिख जाता था, समझ गए? तो ये सब किस में हो रहा है? सेम प्लेन पे ही हो रहा है और सेम पॉइंट पे हो रहा है एट द इंटरफेस, ठीक है। ये चीज हम लोग पहले से जानते थे, बस थोड़ा सा चेंज हुआ इसमें, वो रट लोगे, समझ गए? ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अगर पूछा जाता है तो एग्जैक्ट जैसे लिखा गया वैसे लिख देना, ठीक है। इधर उधर करते हो मार्क्स कटता है इसमें, ठीक है। अगला क्या है? रेशियो ऑफ, किसका रेशियो लेना है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन का स्पेलिंग गलत लिख दिए होंगे हम, साइन को ऐसे ही ना लिखा जाता है, SIN तो हम लोग शॉर्ट में लिखते थे ना, हाँ, SINE इसका फुल है। अब कॉस को कैसे लिखते हैं? कोसाइन। अरे कॉस का फुल क्या था? कोसाइन था, है ना। टेन का टेंजेंट, ठीक है, हाँ। तो साइन किसका लेना है जी? रेशियो में साइन एंगल आई, मतलब इंसिडेंस, साइन आई हो गया। साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब साइन किसका लेना है? रिफ्रैक्शन वाला एंगल का। साइन आई बाई साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर, मतलब कि गिवन कलर मतलब एक ही कलर के लाइट के लिए, इन्हें कि एक बार हम ये वाला ग्लास स्लैब पे एक बार रेड कलर का लाइट मार दिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मानो साइन 60 डिग्री और बाई साइन 40 डिग्री के आसपास या 35 डिग्री या जो भी है, ऐसा समझो, समझे? साइन 60 बाई साइन 35, यहां पर मानो ले आए हम लोग इसका वैल्यू 1.5, क्या ले आए इसका वैल्यू? 1.5, और अगला बार ग्रीन लाइट ना मार करके रेड लाइट मार दिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस बार सर 1.3836 हो गया, सर आप कहां सही बोले? एक बार 1.5 आ रहा है, एक बार 1.36 बोल रहा है, इसीलिए बोल रहा है यहाँ पे क्या? एक ही कलर के लाइट को जब हम लोग दो मीडियम में ट्रेवल करवाएंगे तो वहां पर जो साइन का एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और साइन का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, उसका जब रेशियो लोगे तो कांस्टेंट आएगा। मानो इस वाल एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हमारे पास रखा हुआ है, सुबह सुबह उठने के बाद एक बार इसके ऊपर लाइट मार दिए, इंसिडेंस एंगल माप लिए, रिफ्रैक्शन एंगल माप लिए, दोनों का साइन के साथ लगा दिए। मानो यहाँ पे पहला दिन साइन 37 डिग्री, अब बटा साइन 25 डिग्री, इसका एक वैल्यू मान लेते हैं कुछ x आया होगा, ठीक है, मालूम है ना हम लोगों को कितना वैल्यू आएगा, ठीक है। अगला दिन फिर से उठे नींद में ही, साइन 70 डिग्री, ठीक है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार क्या हो गया? 70 डिग्री, अगला दिन मार रहे तो, ठीक है। ऐसे ऐसे करके लाइट रेज ऐसे ऐसे करेंगे तो एंगल चेंज होगा ना, जैसे कि यही चीज है, ठीक है। यहाँ से ऐसे जब मार रहे इस पे लाइट तो कुछ और एंगल होगा, ऐसे लाइट मारे, कुछ और एंगल होगा, ऐसे लाइट मारे, कुछ और एंगल होगा कि नहीं? तो अलग अलग दिन एंगल चेंज होगा। और यहाँ पर मानो साइन 55 डिग्री आ रहा है, ठीक है, रिफ्रैक्शन वाला एंगल यहां पर लगा दिए, और यहां भी वैल्यू यही वाला अगर आ गया तो क्या समझेंगे कि कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या समझ रहे? कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। तो यही चीज यहां पे बताया जा रहा है, फॉर द गिवन कलर फॉर द पेयर ऑफ गिवन मीडिया, मतलब मीडियम भी दोनों सेम होना चाहिए, समझ गए? चलिए, तो इसी चीज को और क्या बोलते हैं हम लोग? स्नेल्स लॉ। अगर आपसे पूछा जाएगा स्टेट द स्नेल्स लॉ तो यही चीज बोलेंगे, स्नेल्स लॉ स्टेट्स दैट, और उसके बाद यहां से द से लिख करके यहां तक लिख देंगे, ठीक है। इसी चीज को और क्या बोलते हैं हम लोग? स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ जो है ना वो वैलिड होता है सिर्फ 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के एंगल्स के लिए। स्नेल्स लॉ कहां से कहां तक वैलिड होता है? 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के एंगल्स के लिए, ठीक है। चलो लिख दो इसको जल्दी से। तो ये देखो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ रहा है? 25, और यहां दूसरा मीडियम है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आया है? 19। तो साइन 25 बटा साइन 19 की है तो मानो एक वैल्यू है 1.5। अब बोल रहे दूसरा दिन आए, अब फिर एक बार एंगल यहाँ पे डाले, लाइट रे डाले, तो यहाँ पर 30 डिग्री एंगल, तो यहाँ पर उसके वजह से कितना डिग्री एंगल बन गया? 23 डिग्री। लेकिन इसका जब साइन ऑफ 30 और साइन 23 निकाले तो फिर से कितना आ गया?
1.5। क्या दोनों दिन सेम वैल्यू आया? फिर किसी और दिन लगाए तो फिर से वही वैल्यू आ रहा है, फिर किसी और दिन किए फिर से वही वैल्यू आ रहा है। समझ गए? इससे क्या हमको पता चल रहा है कि साइन ऑफ एंगल आई बटा साइन ऑफ एंगल आर हमेशा वैल्यू सेम देगा, और इसी वैल्यू को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। इसी वैल्यू को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट कौन दिए? स्नेल्स लॉ जो ये दिया, ये इसी चीज को स्नेल्स जो है अलग तरीके से बोले, और वहां से हम लोग के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम का एक टॉपिक निकाल करके दिए, ठीक है। और ये क्या होता है अगले दिन हम लोग समझेंगे, ठीक है। कल तो एरिया ऑफ सर्कल शुरू किया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा चीज है, इसको खत्म करके और कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, ये सब चीज उस दिन शुरू होगा, ठीक है। तो पिछला लेक्चर को पूरा रिवाइज करके ही अगले दिन आना है।